दोस्तों मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ नंबर 25। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर की फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन ने सेलेक्ट किए हैं और लास्ट में 10 मिनट की अपन बूस्टर डोज जो फर्स्ट पेपर से संबंधित रहती है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोले भंडारी आप सभी की मनोकामनाएं और जल्द ही आपको सरकारी जॉब में सेलेक्ट हो, इसकी मैं आप सभी की तरफ से शिव शंकर भोले भंडारी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भी जल्द से जल्द जॉब लगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तक, कोशिका, तंत्रिका तंत्र या फिर केंद्रक। दोस्तों जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका, यानी सेल होती है दोस्तों। इस सेल को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कोशिका कला का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों कोशिका कला, जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, कला होती है, उसी पर इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, ये अपने क्या पे बताना है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो कोशिका होती है, कोशिका की जो ये कला होती है, परत होती है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इन सभी से मिलकर कोशिका कला का निर्माण होता है, जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। आज थोड़ा कम टाइम होने के दोस्तों थोड़ा जल्दी अपन प्रश्नोत्तरी को समाप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू क्लास रखने के चक्कर से जरूर क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 3 बताना है दोस्तों आपको, कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। वॉलेंटियर, न्यूटन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। दोस्तों कोशिका की खोज की गई थी वो 1665 में की गई थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 में की गई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जीवित कोशिका की खोज पूछी जाए तो वो 1674, और पहली बार खोज कोशिका की, मृत कोशिका की, तो वो यहाँ पे 1665 में किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो कोशिका का निर्माण होता है वो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत ऑप्शन में लग गया है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रोटोप्लाज्म, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म जिसे अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य जिसकी खोज पुरकंजम औदे के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों कोशिका का निर्माण यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक के द्वारा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। और मैंने बता भी दिया है दोस्तों इसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई। और प्रोटोप्लाज्म किसका निर्माण करता है, तो कोशिका का निर्माण होता है। जो सेल होती है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों जे.ई. पुरकंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई थी। जो प्रोटोप्लाज्म को अपन हिंदी में जीव द्रव्य यानी जीवन का आधार होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है फैक्ट के। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कोशिका के जो अध्ययन है यानी सेल स्टडी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑर्थोलॉजी होता है दोस्तों, ये जोड़ों का अध्ययन होता है, ध्यान रखना। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। हिपेट्रोलॉजी दोस्तों, हिपेटोलॉजी बोलते हैं अपन, हिपेटोलॉजी है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी होता है।
साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। लेकिन कोशिका के जीवन का अध्ययन पूछे तो वो सेल बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन पूछा जाए तो सेल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, कोशिका के मुख्य भाग कौन से है दोस्तों? यहाँ पे कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो कोशिका होती है इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो कोशिका होती है इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका, ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका के भाग कौन से है वो उपरोक्त सभी ये कोशिका के भाग रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनता है इसकी प्रोटीन की फैक्ट्री अपन किसे कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका में जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं तो वो राइबोसोम को अपन ने देख लिया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है दोस्तों? कोशिका का सबसे छोटा अंग पूछा गया है वो अंग कौन सा होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है उसे अपन राइबोसोम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों राइबोसोम को अपन यहाँ पे पेलेड कण भी कहते हैं, ध्यान रखना है पेलेड कण भी कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोसोम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, और क्लास को आप शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी आप करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ पे अब कोशिका का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है वो कौन सा होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका का सबसे छोटा अंग अपन ने देख लिया दोस्तों, छोटा अंग पूछा जाए तो वही अपने को राइबोसोम होता है, राइबोसोम। लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों केंद्र यानी न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट अंग होता है, ऑर्गन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, पेलेड कण किसे कहा जाता है दोस्तों? पेलेड कण है वो किसे कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने बता भी दिया था दोस्तों पेलेड कण किसे कहते हैं। पेलेड कण जो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है उसे अपन पेलेड कण भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेलेड कण राइबोसोम को कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोसोम, जिसे अपन पेलेड कण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगला, अंतः कोशिका का पाचन उपकरण किसे कहा जाता है दोस्तों? अंतः कोशिका यानी कोशिका के अंदर भी पचाने का कार्य कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अंतः कोशिका का पाचन उपकरण किसे कहते हैं? केंद्रक, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतः कोशिका का पाचन उपकरण लाइसोसोम को कहते हैं, जिसे अपन यहाँ पे लाइसोसोम को दोस्तों अंतः कोशिका का पाचन उपकरण कहते हैं। और ये कोशिका के अंदर जो भी बैक्टीरिया या और कोई जाता है उसे पचाने का कार्य करती है। इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग जिसे अपन आत्मघाती थैली के नाम से भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर है वो किसे कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका द्रव्य, अंतःप्रतिविजालिका, केंद्रक या केंद्रिका। कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर यानी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है केंद्रक होता है। ये केंद्रक जिसे अपन न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर होता है। संपूर्ण कोशिका का कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो कोशिका ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक, राइबोसोम, अंतःप्रतिविजालिका या सूत्रकणिका। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस का मतलब होता है कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य है वो कौन करता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है दोस्तों
ये पावर हाउस किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सूत्रकणिका को इंग्लिश में अपन माइट्रोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे दोस्तों आप। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, कोशिका द्रव्य द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? दोस्तों यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, इसके द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, ये कोशिका, ये केंद्रक और इसके चारों तरफ ये द्रव्य भरा रहता है, उसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका द्रव्य। तो इसके द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? वृद्धि, चयापचय, श्वसन, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है उपरोक्त सभी जो क्रिया की जाती है वो यहाँ पे कोशिका द्रव्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका की आत्मघाती यानी सुसाइडल बैग है, वो किसे कहा जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका के अंदर दोस्तों ये केंद्रक और इसके बाद में ये कोशिका द्रव्य भरा रहता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम ऐसे होते हैं। तो ये कोशिका की आत्मघाती सुसाइडल बैग है। सुसाइडल बैग है वो किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती या सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो बैक्टीरिया जाता है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद को अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है, जिसमें से एंजाइम निकल के पूरी कोशिका के जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करते हैं। इस चक्कर में ये खुद भी ख़त्म हो जाती है, तो इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों यहाँ पे, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई? दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज है वो कब की गई? सबसे पहले तो अपने को इस प्रश्न में एक प्रश्न और निकल के आ गया कि कोशिका की खोज किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन वो कब की गई ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 यानी 1665 में की गई थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1665। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। और आज की क्लास ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम टाइम होने के चक्कर से यहाँ पे शॉर्ट क्लास रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों न्यूक्लियस है, इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और देखिए दोस्तों न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, तो केंद्रक की खोज है वो किसके द्वारा की गई है, ये अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। दोस्तों कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इसके अलावा अन्य अंग भी तैरते रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें जो केंद्रक होता है इस केंद्र की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखना है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा है? दोस्तों मैंने बताया शुरू में प्रश्न पूछा गया था जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये अपने यहाँ पे इसमें बताना है। दोस्तों जीव द्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और कोशिका का निर्माण है दोस्तों, जो सेल होती है इस कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है, जिसे अपन जीव द्रव्य भी कहते हैं हिंदी में। तो इस जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हेक्सले। ध्यान रखना है दोस्तों, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन का आधार होता है, ये कहने वाला कौन है? हेक्सले। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं, जालिका, तो इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई है? दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, दूसरी खुरदरी होती है। खुरदरी पर राइबोसोम और चिकनी पे प्रोटीन पाया जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पोर्टर मोदिये के द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, न्यूट्रोफिल्स, उपरोक्त सभी। दोस्तों श्वेत रक्त जिसे आप WBC कहते हैं, लाल रक्त को RBC कहते हैं, और न्यूट्रोफिल सही। तो इसमें से कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है?
तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लाल रक्त कोशिका आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा तो वो ज़्यादा जगह नहीं कवर कर पाएगा, और उसके कारण वो ऑक्सीजन कैरी करता है, O2 को कैरी करता है, O2 को ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण उस ऑक्सीजन होती है उसको ज़्यादा ले जाने की क्षमता वो अपने आप में रखता है, और इसकी जो जीवन होता है वो 120 दिन से कम होता है, या 120 दिन होता है, जिसके कारण उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी गई है, वो किसे कहा जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री अपन राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम। लेकिन यहाँ राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी गई है, तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री। अपन यहाँ पे केंद्रक को या न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियस होता है दोस्तों, इस न्यूक्लियस को प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे, राइबोसोम की फैक्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्लास को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? दोस्तों केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, यानी ये कोशिका ये केंद्र हो गया, इस केंद्र के अंदर क्या है, डीएनए है, क्योंकि जीन भी होती है डीएनए भी होता है। लेकिन केंद्र के बाहर भी कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर निकल के आ रहा है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे केंद्र के बाहर, यानी ये केंद्रक और केंद्र के बाहर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, और क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? दोस्तों यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, यानी ऊर्जा देने की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। कोशिका के अंदर भी ऊर्जा मिलती है, भोजन का संग्रहण होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोशिका द्रव्य। ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका पूछी गई है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ये कौन सी होती है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। सही आंसर रहेगा दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका, यानी नर्वस सिस्टम होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम होती है, नर्व सेल होती है, जो नर्व सेल होती है ये नर्व सेल मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी पूछी गई है वो कोशिका कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे बड़ी अपने को पता लग गई, जो तंत्रिका कोशिका होती है ये सबसे लंबी, सॉरी बड़ी नहीं लंबी कोशिका होती है। लेकिन सबसे छोटी पूछी जाए तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होगी वो माइकोप्लाज्मा कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? दोस्तों यहाँ पे गुणसूत्र शब्द है, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पोर्टर, रॉबर्ट ब्राउन, वाल्डेर या रॉबर्ट हुक। दोस्तों गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वाल्डेर महोदय के द्वारा गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। गुणसूत्र को अपन धागे नुमा संरचना होती है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। धागे नुमा संरचना होती है वो गुणसूत्र होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर जो डीएनए और जीन होते हैं, जीन के ऊपर गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका के अंदर जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट ये बताना है। तो कोशिका में जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य
लाने ले जाने का कार्य करता है, वो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। गोल्जी कोई होता है, वो कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। और दोस्तों यहाँ पे 30 प्रश्नों के बाद में अपन 5 मिनट की बूस्टर डोज भी देखेंगे फर्स्ट पेपर से संबंधित। कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का पुनर्निर्माण अंग यानी दोबारा से बनने वाला अंग कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों कोशिका के अंदर खत्म होने वाला अंग कौन था? आत्मघाती थैली कहते थे, वही यहाँ पे पुनर्निर्माण अंग कहलाएगा। तो कोशिका के अंदर दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, आत्मघाती सुसाइडल वेग होता है वो लाइसोसोम को कहते थे। तो लाइसोसोम एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा बनती है, तो ये कोशिका का पुनर्निर्माण अंग होता है। तो प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लाइसोसोम होता है, वो कोशिका का पुनर्निर्माण अंग होता है। लेकिन ये बनाता कौन है इसको वापस से? तो वो गोल्जी कोई इसको बनाती है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 30 देंगे दोस्तों। इसके बाद में अपन 2 मिनट की बूस्टर डोज भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 30, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर जो सूचनाएं होती है उनका आदान प्रदान यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इनका कार्य कौन करता है? राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों। कोशिका के अंदर सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य आरएनए के द्वारा यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं, स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अब अपन यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित 2 मिनट की यहाँ पर बूस्टर डोज देखते हैं। बूस्टर डोज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है राजस्थान में स्थित प्रमुख पेनोरमा। राजस्थान में पेनोरमा, अब पेनोरमा क्या होता है दोस्तों? तो सिर से पैर तक, ध्यान रखना, सिर से पैर तक आदम कद होता है यानी प्रतिमा होती है, वो टोटल पेनोरमा कहलाती है। यानी सिर से लेकर उसके जो पैर होते हैं उन पैरों तक का जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है? वो पेनोरमा कहलाता है। सिर से पैरों तक का जो पेनोरमा चित्र बनाते हैं वो यहाँ पे पेनोरमा कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से पेनोरमा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हाड़ी रानी का पेनोरमा है। हाड़ी रानी का पेनोरमा वो कहाँ स्थित है? सलुम्बर डूंगरपुर के अंदर है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। राजा भर्तृहरि का पेनोरमा इजीली अपने को याद हो जाएगा, अलवर में स्थित है। हाड़ी रानी का पेनोरमा याद रखना है, सलुम्बर डूंगरपुर में। गुरु जम्बेश्वर का पेनोरमा ये कहाँ स्थित है? तो पीपासर नागौर के अंदर गुरु जम्बेश्वर का पेनोरमा स्थित है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तेजाजी का पेनोरमा है, वो कहाँ है? खरनाल नागौर के अंदर स्थित है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और करणी माता का पेनोरमा स्थित है, वो देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हाड़ी रानी सलुम्बर डूंगरपुर, राजा भर्तृहरि अलवर, गुरु जम्बेश्वर पीपासर नागौर, तेजाजी महाराज का खरनाल नागौर के अंदर, और करणी माता का पेनोरमा देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहेगा करणी माता के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्बार्काचार्य पेनोरमा सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्काचार्य का जो पेनोरमा कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। आगे महाकवि माघ गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, इनका पेनोरमा भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। झाला मन्ना पेनोरमा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। पन्नादाय का पेनोरमा दोस्तों यहाँ पे कमेरी राजसमंद में स्थित है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्टर याद रखने हैं। और दोस्तों और भी वर्तमान में भी नए पेनोरमा और गठित कर बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है, तो उनसे संबंधित जो बूस्टर डोज है वो भी अपन यहाँ पे लाइक कराए जाएंगे। तो ये पुराने पेनोरमा है, उनको भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, पन्नादाय का पेनोरमा वो अपन ने देख लिया। पन्नादाय का पेनोरमा यहाँ पे कमेरी राजसमंद। कालीबाई का पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो मंडावा डूंगरपुर में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो वो यहाँ पे आउवा पाली के अंदर स्थित है। अली बख्शी पेनोरमा वो मुंडावर अलवर में स्थित है। और रूपाजी कृपाजी का पेनोरमा कहाँ स्थित है? तो गोविंदपुरा बेंगू भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये भी अपने को यहाँ पे पेनोरमा याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्त, अगला जो लास्ट पेनोरमा है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे संत सुंदरदास जी का पेनोरमा, ये दौसा के अंदर है। तो दोस्तों आपने जितने भी पेनोरमा देखे हैं उनको भी याद रखना, और जो नए न्यू पेनोरमा भी गठित या बनाने की घोषणा की गई है वो भी अपन बूस्टर डोज लेकर आ जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक आप जरूर करें दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को ख़त्म करें। और आप सभी को महाशिवरात्रि की फिर से अगेन शुभकामनाएं, और भगवान भोले भंडारी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ये मैं आप आशा और उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।